वेलकम टू चैनल वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। तो क्लास 12 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 2 to 14 बेस थ्योरम करा रहा हूं मैं आपको। यकीन है क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको 14 के बाद कराऊंगा, वो बेस थ्योरम का नहीं है, बट लिखने का फॉर्मेट जो है बेस थ्योरम से आता है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, इतना हमारे पास स्पेस नहीं होता ब्लैक बोर्ड पे, तो क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन आप बुक से पढ़िए, वहीं से समझिए, मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सॉल्यूशन आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हमारे पास दो बैग है, फर्स्ट और सेकंड, 4 रेड 4 ब्लैक, 2 रेड 6 जो है ब्लैक बॉल है, टोटल इन्होंने यहाँ पे सेम रखा है। अभी ये कहते हैं 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन। दो बैग में से हमने एक बैग को सिलेक्ट कर लिया, उसमें से एक बॉल ड्रॉ कर ली, विच इज फाउंड टू बी रेड, और वो बॉल क्या पाई गई? रेड पाई गई। अब इसे पूछना था प्रोबेबिलिटी रेड बॉल क्या है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा। अब ये पूछ रहा है आगे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक रेड बॉल निकाल ली, अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल आई है फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है वो किसको दे रहे हैं? फर्स्ट बैग को। तो वैसे तो हम सीधा कहते हैं फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2 ऐसी बैग की, सॉरी। अब लेकिन इसको बेस थ्योरम से करना है कि इस बात की क्या चांसेस है कि जो हमने बॉल निकाली है हमारे हाथ में आई है, ये किससे आई है? बैग फर्स्ट से आई है। तो जैसा कि मैंने कहा इन सभी क्वेश्चनों में एक कॉमन यूनिट ढूंढना होता है, तो वो कॉमन यूनिट इसमें ये होगी जो आप सेलेक्ट करेंगे, जो आप फाउंड करेंगे। तो कॉमन यूनिट को ई से नोट कर रहे हैं, ए रेड बॉल इज फाउंड। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके जो है नहीं, तब जाके आपको अच्छा समझ में आएगा। अब ये जो रेड बॉल है ये दो बैग से हो सकती है, तो एक को B1 लिखना है और एक को B2 लिखना है। B1 बैग फर्स्ट इज सेलेक्टेड, कि हमने अपनी तरफ से बैग फर्स्ट को सेलेक्ट किया, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो जितनी पॉसिबिलिटीज होते हैं सबको लेके चलना होता है। बैग सेकंड इज सेलेक्टेड, अब हमने बैग सेकंड को चुना। अब हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे इसलिए पूरा हो जाए। कॉमन इवेंट इसके साथ क्या करेगी, कॉमन इवेंट इसके साथ क्या करेगी, वो यहां लिखना होता है कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी E बाय B1, फिर प्रोबेबिलिटी E बाय B2। जैसे मैंने कहा पढ़ने का तरीका, अगर आप इसको और इसको पूरा इंग्लिश में लिख दोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। P मतलब प्रोबेबिलिटी E, ए रेड बॉल इज फाउंड, ये जो स्लैश होता है वैन पढ़ोगे। B1 बैग फर्स्ट इज सेलेक्टेड। तो टोटल मिला के हिंदी ये हुई कि आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं? बैग फर्स्ट को। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखने का फॉर्मेट है, आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि तो बॉल में और बैग में इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो अब रेड बॉल आए बैग फर्स्ट से, तो बैग फर्स्ट में रेड बॉल कितनी है? 4, और टोटल बॉल कितनी है? 8। तो एक चीज वैसे ही होती है कि भाई रेड बॉल आए फर्स्ट से तो 4/8। अब रेड बॉल आए प्रोबेबिलिटी रेड बॉल व्हेन बैग सेकंड इज सेलेक्टेड। तो जब आप बैग सेकंड सेलेक्ट करते हैं तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 में, कैंसिल नहीं करो, हम बाद में करेंगे। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए B1। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, B1 और B2 जो अपोन में होंगे, बाय में होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। B1 बैग फर्स्ट इज सेलेक्टेड। तो बहुत बच्चों को नहीं समझ आता कि प्रोबेबिलिटी बैग की कैसे निकाले। तो आपके पास दो बैग है, तो दो में से बैग फर्स्ट एक ही अपने आप में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, हाफ दोनों बैग में से। फिर प्रोबेबिलिटी B2, ये भी कितनी आ जाएगी? 1/2। तो बैग फर्स्ट की 1/2 आ गई, बैग सेकंड की 1/2। इसका टोटल हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा, बस इसका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन में है, ये बिना कंडीशन में, राइट। अब हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए? तो हमने एक बैग चुना, एक बॉल निकाली, रेड पाई गई, ठीक है। अब ये जानना चाहता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल है वो किस में से आए? बैग फर्स्ट में से। तो ये मैं यहीं पे कर देता हूं, ठीक है, समझ जाना। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए फ्रॉम बैग फर्स्ट, तो प्रोबेबिलिटी चाहिए बैग फर्स्ट की। नाउ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग फर्स्ट। तो ये रहा बैग फर्स्ट, इसी को उल्टा कर देना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग फर्स्ट व्हेन ए रेड बॉल इज फाउंड, राइट। देन बाय बेस थ्योरम, देन बाय बेस, ऐसे लगा सकते हो आप थ्योरम। फॉर्मेट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए बैग फर्स्ट की, यानी कि इसका उल्टा बनेगा।
तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अपॉन में E। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर आपने पिछली वीडियो में देखी तो उसे देख लेना, जैसे मैंने आपको बताया इसका अपोजिट बनेगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, थ्योरम रखने की इतनी पड़ेगी, आपका ऐसे काम चल जाएगा। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी E बाय B1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी हमने बैक फर्स्ट को चुना और रेड बॉल निकाली, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, P B1 इंटू P E बाय B1 प्लस P B2 इंटू P E बाय B2, इनको मल्टीप्लाई करना है और इन्हीं को नीचे ऐड कर देना। तो ये बच्चों हो जाएगी 1/2 इंटू 4/8 अपॉन में 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8। एलसीएम 16 आ गया, वो मैंने कैंसिल कर दिया, और ये हो जाएगा 4 प्लस 2, तो ये आ गया 4/6, जो कैंसिल हो गया कितना आ गया 2/3। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी B1 अपॉन में E। तो ये प्रोबेबिलिटी आपके फाइनल आ गई, यानी कि बैक फर्स्ट से ही रेड बॉल आए, या जो रेड बॉल मेरे हाथ में आई है ये बैक फर्स्ट से है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, मीनिंग 3 अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें से जो है 2 अटेम्प्ट में वो बैक फर्स्ट से हो सकती है। ऑब्वियस है कि बैक फर्स्ट में रेड ज्यादा है, इसलिए उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन जैसे मैंने कहा बुक से पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूं। तो ये क्वेश्चन ये है, ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिजाइड, रिजाइड रेजिडेंस से बना हुआ, तो रेजिडेंस है ये, तो 60% रिजाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। तो हिंदी है कि किसी कॉलेज में जो है ये सर्वे करने गए, ये मतलब जो भी बुक बना रहा है, तो उन्होंने पाया जो है 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और 40% बच्चे जो है हॉस्टल में नहीं रहते, यानी वो रोज आते हैं और जाते हैं। परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी होती है, previous year result report that 30% of the student who reside in hostel attend A grade। तो इनको ये पता लगा कि पिछले सालों में जो है जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे उनमें से जो है 30% बच्चों को क्या मिला, A ग्रेड। तो ये भी जैसे हमने कहा परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी होती है। अब यहाँ पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है, वे बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे उनको जो है क्या मिला, A ग्रेड। तो कंडीशन है जो हॉस्टल में रहते थे वो है 30% और जो डे स्कॉलर थे वो थे 20%, करेक्ट। in their annual examination at the end of the year, तो साल के एंड में जब रिजल्ट आया तो आप डेट पे खड़े हुए, one student is selected at random from the college। हमने उस कॉलेज से जो है एक बच्चे को चुन लिया, या कभी भी चुन लिया, क्योंकि हमने उसमें से एक बच्चे को चुन लिया। he has an A grade, राइट, उसके पास क्या निकला, A ग्रेड निकला। What is the probability that student is a hostelier? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टूडेंट में था वो क्या था, हॉस्टल में रहने वाला था, हॉस्टलियर। अब यहाँ पे आप समझिए कि हमने एक बच्चे को चुना, उसके पास A ग्रेड था, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टल में रहने वाला था। तो आमतौर पे हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए था A ग्रेड में, हमें वो बच्चा आ जाए जिसके पास A ग्रेड है, लेकिन अब इनके पास वो बच्चा तो है जिसके पास A ग्रेड है। अब ये जानना चाहते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा जो है कहां से है, हॉस्टल वाला है। तो इसमें जो है कॉमन इवेंट है वो है उन्होंने एक बच्चे को चुना, जैसे हमने रेड बॉल चुनी, तो ये लेट ई मान लिया, स्टूडेंट हैज एन A ग्रेड, ठीक है। तो उन्होंने एक बच्चे को जिसके पास क्या था, A ग्रेड, तो A ग्रेड आपकी कॉमन इवेंट हो गई। दो तरह के बच्चे हैं जिनकी कंडीशन लगाई गई है, एक है ही लिव्स इन हॉस्टल, उसको H1 से डॉट कर दिया मैंने, ही डज नॉट लिव इन हॉस्टल डे स्कॉलर, उसको H2 से डॉट कर दिया। अब जो ये कॉमन इवेंट जो भी हमने मानी है A ग्रेड कॉमन इवेंट, हमने एक बच्चे को चुना, जैसे हमने बॉल को चुना वो क्या पाएगा, रेड, वैसे हमने एक बच्चे को चुना वो क्या पाया गया, A ग्रेड। तो कॉमन इवेंट इसमें क्या हो गया, A ग्रेड। पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे निकालते P प्रोबेबिलिटी E बाय H1, स्टूडेंट हैज एन A ग्रेड, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो गया। व्हेन ही लिव्स इन हॉस्टल, तो स्टूडेंट को A ग्रेड मिलता है जब वो हॉस्टल में रहता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो बुक ने दे रखी है 30%, तो ये आपके पास आएगा 30/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी कि स्टूडेंट हैज एन A ग्रेड, फिर से A ग्रेड है, व्हेन H2 he does not live in hostel, कि अगर वो हॉस्टल में नहीं रहता है, डेली आता जाता है, तो उसको A ग्रेड मिलेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 20/100, दो केस बन गई। अब PH1
ही लिव्स इन हॉस्टल, तो जैसे उन्होंने पहले लाइन दे रखा है कि वे बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं वो है 60%, तो 60/100। जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं वो उसने दे रखा है कितना, 40%। इसका टोटल जैसे हमने आपको बताया हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो अब इन्होंने एक बच्चे को चुन लिया, उसके पास A ग्रेड था। अब ये जानना चाहते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टल में रहता था। तो आपको इसका अपोजिट चाहिए, तो जब इसका अपोजिट चाहिए तो H1/E बनेगा। तो वो लिखने का फॉर्मेट आपको ये यूज करना है, ठीक है। कितने वाले हैं, तो प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट लिव्स इन हॉस्टल, ये हो गया, वो हॉस्टल में रहता है। व्हेन ही अटेंड्स एन ए ग्रेड, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। अब बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है, तो प्रोबेबिलिटी अब आपको देखना है इसका अपोजिट बनाना है। तो ये आप लिखोगे H1/E, तो एग्जाम में जो है ये सब लिखना चाहिए, नंबर दिए जाते हैं। H1/E, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, आधा एक नंबर इसका मिलता है, आधा नंबर तो पक्का ही है। E/H1/E प्रोबेबिलिटी, H1 into P E/H1 प्लस प्रोबेबिलिटी H2 into P E/H2, मल्टीप्लाई कर दो। 60/100 into 30/100, ठीक है। ये बाद में 0 से 0 काट देंगे। ये आपके पास 60/100 into 30/100 प्लस 40/100 into 20/100, तो जैसे हमने कहा ये 100 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका ऊपर 1800, नीचे आ गया ये 1800 प्लस में 800, तो 1800 अपॉन में 2600 कैंसिल कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 9/30, H1/E। तो इस क्वेश्चन में जो कॉमन इवेंट थी वो थी क्या, स्टूडेंट हैज एन ए ग्रेड। तो जो फाइंड हो रहा है, ठीक है, जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं वही आपकी कॉमन इवेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि आपको आंसर देना है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट जो है कितने तरीके से आंसर दे सकता है। तो यही चीज लिख रहे हैं, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गैस। तो मल्टीपल चॉइस में जो स्टूडेंट है वो या तो जानता है यानी कि उसको आता है, या वो क्या करता है, गैस करता है, तुक्केबाजी करता है। Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses। तो इसमें से सीधी बात है कि 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर आता है, ठीक है, यानी 75% पोस्टपोन उसको आता है। 1/4 जो है वो क्या करेगा, गैस करता है। तो दो तरीके से आंसर देना है, याद है उसे और वो गैस करेगा। तीसरी लाइन को ध्यान से देखिए, assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4। ये माना जाता है कि एक स्टूडेंट जो गैस करता है उसका आंसर ठीक हो जाएगा, यानी कि आपने तुक्का मारा और आपका आंसर उस तुक्के में ठीक हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। ये है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशन कैसे हो गया, आपका आंसर ठीक हो गया जब आपने क्या मारा, तुक्का मारा। आगे आइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्टूडेंट नोज द आंसर। अब आपको प्रोबेबिलिटी जो चाहिए किसकी चाहिए, स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, जब उसने आंसर क्या दिया हो, ठीक दिया हो। तो अब सब कुछ हो गया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि उसका आंसर ठीक भी है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर आता था, राइट। समझे, तो हमारा इंटरेस्ट आंसर ठीक पे होना चाहिए, लेकिन हम जा किस पे रहे कि हमारा इंटरेस्ट इस पे चला गया कि यार उसको आंसर आता था। तो आइए, इस क्वेश्चन में जो कॉमन इवेंट है वो है गिविंग करेक्ट आंसर। आप करेक्ट आंसर जो है आता है तब भी दे सकते हो, आप करेक्ट आंसर तुक्के मार के दे सकते हो, और आप करेक्ट आंसर जो है क्या कर सकते हो, नकल मार के भी दे सकते हो। नकल वाला ऑप्शन भी दिया इन्होंने। तो लेट ई हमने मान लिया ये कॉमन इवेंट है,
गिविंग करेक्ट आंसर कॉमन इवेंट। लेट के हमने मान लिया ही नोज द आंसर, यानी स्टूडेंट नोज द आंसर। जी हमने मान लिया ही गेसेस द आंसर, स्टूडेंट गैस करते हैं। अब पीई और पीए, तो यहां देखिए पी के ही नोज द आंसर, तो जैसा उसने लिखा है कि 3/4 प्रोबेबिलिटी कि उसको आंसर आता है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के ये हो गया 3/4, यानी ही नोज द आंसर, उसको आंसर आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। जैसे भी आप पेपर देने आएंगे तो पीजी ही गैसेस द आंसर, वो आंसर जो है गैस करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4, कंडीशन नहीं थी। इसका टोटल जैसे हमने कहा 1 आता है क्योंकि म्यूचुअली और एग्जॉस्टिव होता है। अब एक लाइन रखी थी ई गिविंग करेक्ट आंसर व्हेन ही गेसेस, ये आप पढ़ोगे तो तीसरी लाइन में कि ये माना जाता है कि एक स्टूडेंट जो गैस करता है उसका आंसर ठीक हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो उसका आंसर ठीक हो गया, जब उसने गैस किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4। अब ये रह गया, ये प्रोबेबिलिटी देखी, तो ये आपके पास है गिविंग करेक्ट आंसर व्हेन के ही नोज द आंसर। आपका जो आंसर है यानी स्टूडेंट का जो आंसर है वो ठीक हो जाएगा, गिविंग करेक्ट आंसर देगा वो जब उसको आता है। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो हम उसको ठीक देंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 100%, तो 100% का मतलब है 1। जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली है, तो ये हमें आता है, तो इसका आंसर ठीक होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में 1 हो जाएगी। जो इवेंट 100% अगर करती है तो वो उसका आंसर जो है ठीक होता है जब वो क्या करता है जानता है, तो कितना है 1%। अब बाय बेस थ्योरम, अब बाय बेस थ्योरम हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि स्टूडेंट को आंसर आता था, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो इसका अपोजिट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे बाय बेस थ्योरम। अब मैंने वो सब कुछ नहीं लिखा, वो आप पेपर में लिख लेना अपने आप। बाय बेस थ्योरम आपको इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के अपॉन में ई, इसका उल्टा कर देना आपको के अपॉन में ई। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, तो यह है प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट नोज द आंसर व्हेन गिविंग करेक्ट आंसर, राइट, कि जब उसका आंसर ठीक हो गया था तो इस बात की प्रोबेबिलिटी उसे आंसर आता था। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ के इनटू प्रोबेबिलिटी ई बाय के। प्लीज फार्मूला जरूर लिखना, आधा नंबर इसका पक्का दिया जाता है, ठीक है। और अगर आपके नंबर कम बन रहे होंगे तो आपको 1 नंबर भी इसी चीज का दे दिया जाता है, ठीक है। आपको पास कराना होता है, उनको फेल कराने की इच्छा नहीं होती। ई बाय जी, तो ये हो जाएगा भाई 3/4 इंटू 1 अपॉन में। कभी आपको कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी नजर आती है तो उसको ठीक कर लेना, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे जो है थोड़ा सा वैसे हो जाता है आगे पीछे। तो ये हो गया भाई 3/4, ये यहाँ पे 3/4 प्लस में 1/16, तो ये 3/4 नीचे वाले का एलसीएम जो है ये 16 आ गया, तो ये 4 से 12 प्लस में 1, तो ये 3/4 इंटू 16 अपॉन में 13, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो इस तरीके से 3 चौक 12, तो 12 अपॉन में कितना आ जाएगा ये 13 आंसर आया। ये 3/4 इंटू 1 है, ये 1/4 इंटू ये है, ठीक है। तो ये 4 चौक 16 1/16 हो गया, दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 16 आएगा, तो ये 4 चौक 16, 4 से 12 हो गए 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ये 16 ऊपर चला गया, 4 से 4 घड़ी, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, के अपॉन में ई। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, इसमें जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो इस क्वेश्चन के साथ एक चीज और बताया था मैं आपको, जिन जिन क्वेश्चनों में एक्चुअली वर्ड आएगा वो क्वेश्चन जो है बेस थ्योरम के हैं, राइट। जिन क्वेश्चन में एक्चुअली वर्ड आएगा वो क्वेश्चन किस में जाएंगे, बेस थ्योरम में जाएंगे। आप क्वेश्चन को जो है बुक से जो है 3-4 बार पढ़िए, हिंदी बनाइए, बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। इस बात का हिंदी में मीनिंग ये है कि एक लेबोरेटरी, कोई भी लेबोरेटरी एक्सरसाइज, वो जो है उनके जो ब्लड टेस्ट है वो 99% क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, यानी कि सही होते हैं। कब, जब किसी व्यक्ति को सचमुच कोई बीमारी है और उस बीमारी को ढूंढने में, मीनिंग शॉर्टकट में कि अगर आप सचमुच बीमार हैं तो उनकी लैब जो है आपकी बीमारी ढूंढ लेगी, वो इस बात की गारंटी देते हैं कि 99% चांसेस हैं, राइट, अगर आप सचमुच बीमार हैं तो। आगे देखिए, हाउएवर फिर भी द टेस्ट आल्सो इज ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। तो जब से कोरोना आया लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ गया।
फॉल्स मतलब हो गया गलत, राइट। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्थी पर्सन टेस्टेड। ये आपको दिया गया है 0.5%। तो पहले तो आप परसेंट को हटाएंगे तो बाय 100 आएगा, फिर आप डेसिमल को हटाओगे, एक 10 और आ जाएगा। ये कहता है, इसका मतलब ये है कि उनका जो अपना रिकॉर्ड है वो ये है। फिर भी यानी हमारे रिजल्ट में क्या होता है जो हम टेस्ट करते हैं कि 1000 लोग जो हेल्थी हैं, 1000 लोग जो हेल्थी हैं, इनको बीमारी नहीं है, जिसके लोग चेक कराने गए, उनमें से 5 लोगों की रिपोर्ट में क्या आ जाता है कि आप बीमार हैं। यानी कि रिपोर्ट आपको कहती है कि आप बीमार हैं, जबकि बाय द वे आप जो है क्या है, हेल्थी हैं। तो आप बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी रिपोर्ट में बीमारी आ जाती है, तो ये गलत हो गया, फॉल्स पॉजिटिव। तो उनकी रिपोर्ट गलत आने के चांसेस है वो है 1000 में से 5 यानी 0.5%, करेक्ट। तो सही सही ढूंढ के दे देंगे वो 99% है, राइट। और जो है ढूंढ नहीं पाते हो तो बताया नहीं उन्होंने, राइट। ये तो ये है कि अगर आप बीमार हैं तो सचमुच ढूंढ लेंगे। और जो है आपकी रिपोर्ट, अगर आप हेल्थी पर्सन है, भले चंगे, आपको भी टेस्ट किया जाता है, तो आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चांसेस है 1000 में से 5, ऐसा होता है मेडिकल में। यही चीज उसने ब्रैकेट में लिखी है, आप समझ जाना। If 0.1% of the population actually has that disease, अब इन्होंने क्या दिया कि 0.1% जो पॉपुलेशन है आबादी में, 0.1% यानी कि फिर वही बात, परसेंटेज को हटाते हैं, डेसिमल को हटाते हैं, 1000। तो 1000 लोगों में से जो है एक व्यक्ति जो है क्या है, सचमुच बीमार है। कि अगर हम इंडिया में टीबी के लिए सर्वे करें या टेस्ट करें, 1000 में से एक व्यक्ति को टीबी हो जाएगा, ये है। तो ये एक्चुअल है आपके पास, एक्चुअली 1000 लोगों में से एक व्यक्ति बीमार है। अब ये जानना चाहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक व्यक्ति को डिजीज हो, बीमारी हो, गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। यानी कि हमने उनके टेस्ट रिजल्ट कर लिए, ठीक है, वो पॉजिटिव आ गए। अब इस बात की क्या जो है प्रोबेबिलिटी है कि वो व्यक्ति वो है जिसको सचमुच क्या थी, बीमारी थी। What is the probability a person has the disease? कि उस व्यक्ति की बीमारी हो जब उसका टेस्ट रिजल्ट भी क्या हो, पॉजिटिव। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए उस पर्सन की जो सचमुच बीमार है। तो ये कॉमन इवेंट नहीं है, कॉमन इवेंट क्या बनी जो इसके बाय में आ रही है, गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि आप बीमार हो या नहीं हो, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चांसेस है। अब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप सचमुच बीमार थे। तो इसमें हमने जो है रिपोर्ट वाले, मेडिकल वाले में कॉमन इवेंट आपकी होगी टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, राइट। जब भी मेडिकल वाला क्वेश्चन आएगा तो जो आपकी रिपोर्ट है टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव, राइट। D1 ए पर्सन एक्चुअली सफर्स फ्रॉम डिसीज। D1 हमने उनको मान लिया जिनका जो है जो सच में बीमार है। D2 वो लोग हैं जो बीमार नहीं है। चले अब P E by D1 टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव व्हेन D1 ए पर्सन एक्चुअली सफर्स फ्रॉम डिजीज। एक व्यक्ति जो सच में बीमार है उसकी रिजल्ट, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। उसकी उन्होंने बताया कि अगर आप सच में बीमार हो तो हम 99% आपकी बीमारी को ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे चांसेस कि अगर कोई व्यक्ति सच में बीमार है तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इसके चांसेस है 99/100। E by D2 टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अगेन टेस्ट रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है व्हेन D2 ए पर्सन एक्चुअली डज नॉट सफर फ्रॉम डिजीज। अब वो व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं है, लेकिन उसकी रिपोर्ट क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यानी कि वो डिजीज उसको नहीं है, हेल्थी पर्सन है। तो हेल्थी पर्सन है फिर भी उसकी रिपोर्ट क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। वो थी 0.5%, यानी कि 5/1000, करेक्ट। अब आपको चाहिए कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी D1 ए पर्सन एक्चुअली सफर्स फ्रॉम डिजीज। तो वो उन्होंने देखा 0.1% लोग सच में बीमार हैं। तो जो व्यक्ति जो बीमार है हमारी सोसाइटी में वो है 0.1%, 1/1000। तो ये तो बीमार होने के हो गई। 1000 में एक बीमार है तो D2 वो लोग जो बीमार नहीं है, हेल्थी हैं। तो वो लोग जो बीमार नहीं है इसमें 1000 में से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 99/1000, करेक्ट। समझिए। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सचमुच बीमार हो। तो सचमुच बीमार हो वो है ये वाला। तो इसका आपको अपोजिट बना देना, देन बाय बेस थ्योरम हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो सचमुच बीमार हो जब उसकी रिपोर्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी D1 अपॉन में E। जैसे मैंने कहा फॉर्मूला लिख रहा
मैंडेटरी है, जरूरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है, ठीक है। तो P D1 इंटू P E बाय D1 अपॉन में P D1 इंटू P E बाय D1 प्लस P D2 इंटू P E बाय D2। तो ये हो जाएगी भाई 1/1000। तो ये बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं मिलता, तो मैं आपको इसमें मिला के दे रहा हूँ, ठीक है। गलती क्या होती है, वो एक जीरो भी हो जाती है। 1/1000 इंटू 99/100 प्लस 999/1000, बस यहाँ होती गलती। और ये 5/1000, यहाँ पे ये 100 है और ये यहाँ पे 1000 हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। इसको साफ कर देते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। D1 अपॉन में चलेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 99/1000 इंटू 20, ठीक है, एक जीरो कमी है। ये 99/3020 और ये आपके पास कितने जाएंगे भाई? 1000 को 5 से करेंगे 5000, 5000 में जो है 5 कम कर दो, तो 5000 में 5 कम कर देंगे तो ये 4995, ठीक है। ये मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ, ये एक जीरो और एक जीरो ये हो गया। तो जब आप इसका ऐसे मिलेंगे 99 ठीक है, जीरो का ध्यान रखना, ये यहाँ पे जब ऐसे मिलेंगे तो जैसे मैंने कहा एक जीरो यहाँ पे फालतू है, तो उसकी वजह से 990 प्लस 4995 अपॉन में ये हो जाएगा 3 जीरो और 3 जीरो उसको ऐसे। तो इस तरीके से 99 ये जोड़ लीजिए, 5 हो गया, 9 9 18 हो गया, 9 9 18 और 19 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, ये जो है ऊपर ले आया मैं, और ये वाला जो बचा था ये नीचे आ गया, 2 जीरो और 2 जीरो, ये 2 से 2 काट दो, ये 2 से 2 काट दो, 1 से 1 काट दो, ये 990/9985। थोड़ा सा और कैंसिल होगा, वो आप कैंसिल हो जाएगा। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन आप बुक में से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको जो है थोड़ा सा टेम्परेरी समझा देता हूं। तो ये कहते हैं 3 तरह के कॉइन है, एक है 2 हेडेड कॉइन और एक है बायस कॉइन। बायस कॉइन मतलब ये होता है कि उसमें कुछ चीजें ज्यादा बार आती हैं। एक फेयर कॉइन, फेयर कॉइन से मतलब ये है कि दोनों तरफ जो है आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, यानी कोई घपलेबाजी नहीं की गई है। जबकि बायस का मतलब होता है कुछ ना कुछ इसमें हमने गड़बड़ कर रखी है। तो 3 तरह के सिक्के हैं। तो एक 2 हेडेड कॉइन टॉस को A1 मान लीजिए, एक बायस कॉइन को जो है A2 मान लीजिए और एक फेयर कॉइन जो टॉस किया गया उसको A3 मान लीजिए। अब इसमें इन्होंने कहा है कि 3 सिक्के हैं, 3 में से हमने एक सिक्का उछाल दिया और ये पाया कि इस पे क्या आया है, हेड आया है। अब ये जानना चाहता है लास्ट में, इट शो हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन। हिंदी समझ गए? तो 3 सिक्के हैं, तीनों सिक्के उछाले जाते हैं, फिर इन्होंने कहा हमने एक सिक्का उछाल दिया, उसमें हमने पाया कि हेड आया है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि जो ये हेड आया है वो उस पॉइंट पे था जो क्या था, 2 हेडेड कॉइन। तो इसमें जो कॉमन इवेंट है वो है कॉइन शो ए हेड। अब 3 कॉइन थे, A1 A2 A3। A1 हमने मान लिया A2 हेडेड कॉइन टॉस अपनी तरफ से, A2 A बायस कॉइन टॉस एंड A3 A फेयर कॉइन टॉस। फेयर कॉइन मतलब जिसपे दोनों ओर के नंबर नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं। बायस का मतलब ये होता है कि इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, एक चीज ज्यादा बार आती है। तो चलिए अब ये कॉमन इवेंट इन तीनों के साथ क्या करेगी, आकर करेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में A1 ये दे रखा है इन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में A2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में A3। जो आप सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, फाउंड करते हैं, वो कॉमन इवेंट होती है। तो इन्होंने कॉइन शो ए हेड ये फाउंड आउट किया, ये पाया, ठीक है। तो ये कॉमन इवेंट हो गई। कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम P A1 P A2 और P A3। अब हम यहां पे समझते हैं E बाय A1 कॉइन शो ए हेड, इसको वैन पढ़ना है। A2 हेडेड कॉइन टॉस,
तो अगर हम टू हेडेड कॉइन टॉस करेंगे तो इधर भी हेड है इधर भी हेड है, तो उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी 1/1, यानी कि 1 यानी 2/2 यानी कि 1, ये भी समझ सकते हैं आप, 2/2 ये भी क्या होता है 1। तो क्योंकि दोनों ओर हेड है तो 100% आएगा ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही 1। PE/A2 कॉइन शो ए हेड, यानी कॉइन पे हमने हेड पाया व्हेन ए बायस कॉइन इज टॉस, जब हम किसको टॉस करते हैं एक बायस कॉइन को, तो उसने लिख रखा है कि बायस कॉइन पे हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 75%, यानी कि 75/100 यानी कि 3/4। तो ये भी आपको गिनत है, ये भी आपने सोच लिया। PE/A3 कॉइन शो ए हेड, कॉइन क्या शो करता है हेड शो करता है व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस, तो जब हम फेयर कॉइन टॉस करते हैं तो वो हेड शो करेगा, तो क्योंकि फेयर है नॉर्मल सिक्का है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, करेक्ट। अब यहाँ पे है A1, बाय में A1 है तो A1, A2 है तो A2 निकालेंगे। A1 एक टू हेडेड कॉइन इज टॉस, तो इन तीन कॉइन्स में टू हेडेड कॉइन एक ही है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। A2 की भी इसी तरीके से 1/3 और इसकी भी 1/3, इन सभी का टोटल 1 आता है, इसका नहीं आता है। अब सब कुछ हो गया, हमने सिक्के को फेंक दिया, हेड पाया। अब ये जानना चाहता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या हो टू हेडेड कॉइन हो। तो आपको चाहिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी द कॉइन इज ए टू लिखना है टू हेडेड when coin show a head, तो हमें प्रोबेबिलिटी की है कि जो कॉइन है वो टू हेडेड हो, यानी कि ये वाला। तो जैसा हमने कहा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी वो इन तीनों में से किसी एक का उल्टा बनेगी, तो इसका उल्टा बन रही है, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी A1 में E, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड इतना बड़ा नहीं होता तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो इसका फॉर्मूला बनाने का तरीका ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, आधा नंबर इसके होते हैं PA1 इंटू E/A1। कोई कैलकुलेशन में ऐसे मिस्टेक हो जाती है आप लोग उसको ठीक कर लिया करो, PA1 इंटू E/A1, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। E/A2 प्लस प्रोबेबिलिटी A3, ये 2 है बच्चों, A3 इंटू P E/A3। तो इस तरीके से 1/3 इंटू 1 अपॉन में 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो 1/3 से 1/3 तो कैंसिल कर दीजिए, 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1 आ गया, ये 1 प्लस में 3/4 और ये आ गया 1/2। नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये 4 प्लस 3 प्लस 2 ऊपर 1 है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 4/9। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जो है 2000 जो है स्कूटर ड्राइवर का, 4000 कार ड्राइवर का और 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस करती है। टोटल ड्राइवर हो गए 12000। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आर 0.01, 0.05 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। तो स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए, कार ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए और ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। अब क्या हुआ कि एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, उनकी कंपनी में जिसका उन्होंने इंश्योरेंस कर रखा था उसमें से एक पर्सन का क्या हो गया एक्सीडेंट हो गया। तो इन्होंने किसको चुना, एक पर्सन जो इंश्योर्ड था वो एक्सीडेंट हो गया। अब ये जानना चाहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो जो पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो क्या हो स्कूटर ड्राइवर। तो इसमें कॉमन यूनिट हमने माना ई, एन इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ये कोई भी हो सकता था। अब 3 तरह के ड्राइवर थे तो हमने लिख दिया एक एस, ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, सी डिनोट करता है ही इज ए कार ड्राइवर और टी डिनोट करेगा ही इज ए ट्रक ड्राइवर। अब जो एक्सीडेंट है वो इन तीनों का हो सकता था। अब इसके लिए हम आगे जो है टेबल बनाते हैं जैसा कि 2 मिनट पहले करा था।
तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ई बाय एस, प्रोबेबिलिटी ई बाय सी एंड प्रोबेबिलिटी ई बाय टी। मोस्टली उन्होंने प्रोबेबिलिटी रखी होती है। तो पी ई बाय एस, एन इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, इसका मतलब तो ये हो गया, ये जो स्लैश होता है इसका मतलब होता है व्हेन ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है जो 2000 स्कूटर ड्राइवर का, 4000 कार ड्राइवर का और 6000 ट्रक ड्राइवर को इंश्योरेंस करती है। तो उनमें क्या हुआ कि लोगों के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी रखी थी 0.01, 0.03, 0.15। अब क्या हुआ, उनकी कंपनी के किसी एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया। अब वो जानना चाहता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है वो क्या था, स्कूटर ड्राइवर था। तो इंटरेस्ट होना चाहिए था एक्सीडेंट में, मगर कंपनी का इंटरेस्ट किसमें है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कौन है, स्कूटर ड्राइवर है। तो ये हमने मान लिया लेट ही एन इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। एस हमने मान लिया ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, सी मानेंगे ही इज ए कार ड्राइवर और टी मानेंगे ही इज ए ट्रक ड्राइवर। अब यहाँ पे कॉमन इवेंट इन तीनों के साथ अगर करेगी तो प्रोबेबिलिटी ई बाय एस, यानी कि एन इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट व्हेन, इसको व्हेन पढ़ते हैं, ही इज ए स्कूटर ड्राइवर 0.01 जो इसमें आ जाएगा। पी ई बाय सी, एन इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट व्हेन he is a car driver 0.03 and PE by T, an insured person meets with an accident when he is a truck driver। तो ये 0.15 डेसिमल हटा के इसमें जाए। अब कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जो अपोन में होता है एस, सी और टी ओ ची होता है। तो एस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस मीन्स ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो उनके पास स्कूटर ड्राइवर 2000 थे और टोटल ड्राइवर 2 और 4 6 और 6 12। तो ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी ड्राइवर के साथ तो फेवर में अपोन में टोटल, तो 2000 अपोन में 12000, 4000 अपोन में 12000 और ये ट्रक वाले की 6000 अपोन में 12000। अब जो आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए थी वो ये थी ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वो क्या हो, स्कूटर ड्राइवर हो। देन बाय बेस थ्योरम तो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए स्कूटर ड्राइवर की, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये ई बाय एस है, तो ये हो जाएगा एस बाय ई। फिर इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर फेवरेबल में, तो ये पी एस इंटू पीई बाय एस और नीचे इन सभी का मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये मशीन वाला है। तो इन्होंने लिखा है कि किसी फैक्ट्री में दो मशीनें, किसी फैक्ट्री में दो मशीनें ए और बी, तो वहां पे जो है आइटम बनाई जाती है। तो उसमें से जो है 60% आइटम मशीन ए बनाती है, 40% आइटम मशीन बी बनाती है। इस दौरान उनसे कोई डिफेक्टिव आइटम भी बन जाती है, तो मशीन ए 2% डिफेक्टिव बनाती है और मशीन बी 8%। ये सारा उसी में है जितने आप आइटम बना रहे हो, अलग से नहीं है। अगर हम 100 आइटम टोटल बना रहे हैं तो उस 100 में 60 भी है, उस 100 में ये 2 भी है। अब इन्होंने क्या किया, वन आइटम इज चूजन एट रैंडम, क्वेश्चन में बुक से पढ़ लेना। वन आइटम इज चूजन एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो इन्होंने एक आइटम को चुना और वो क्या पाई गई, डिफेक्टिव पाई गई। ये आपकी कॉमन इवेंट हो जाएगी जो आप पाएंगे। अब ये जानना चाहता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिफेक्टिव आइटम आई है वो किसके द्वारा आई है, मशीन बी के द्वारा। तो आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो क्वेश्चन आप पढ़ लेना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो जो हमने कॉमन इवेंट है वो है डिफेक्टिव आइटम, तो लेट ई ए डिफेक्टिव आइटम इज फाउंड। अब दो सिचुएशन है, लेट ए को M1 मानते हैं, आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, M2 आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। अब ये कॉमन इवेंट इन दोनों के साथ अगर करेगी तो प्रोबेबिलिटी ई बाय M1, प्रोबेबिलिटी ई बाय M2। प्रोबेबिलिटी ई से मतलब है ए डिफेक्टिव आइटम इज फाउंड, इसका मतलब होता है व्हेन M1 आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि वो डिफेक्टिव आइटम होगी, अगर वो मशीन ए से बनेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/100। पी ए डिफेक्टिव आइटम इज फाउंड व्हेन आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, तो वो 1/100 रहेगी। कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जो अपोन में होता है M1 M2 वो लिखना होता है। तो प्रोबेबिलिटी M1 आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, तो क्योंकि मशीन ए कंपनी का 60% बना रही है, परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी होती है, तो 60/100। मशीन भी 40 बना रही है, 40/100। इसका टोटल कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, इसका नहीं आएगा। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि जो आइटम आई है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कहां से आए, मशीन बी से। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो चाहिए मशीन बी की, तो देन बाय बेस थ्योरम इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
M2 अपॉन में E, मीनिंग प्रोबेबिलिटी M2 आइटम वाज प्रोड्यूस बाय मशीन बी व्हेन ए डिफेक्टिव आइटम इज फाउंड। तो जब आप इसको लिख के करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आता है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी M2 इंटू प्रोबेबिलिटी E बाय M2, ये तो फेवरेबल में। नीचे जो टोटल है इन सभी का मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं P M1 इंटू P E बाय M1 प्लस P M2 इंटू P E बाय M2। फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 60 बाय 100 इंटू 2 बाय 100 अपॉन में 60 बाय 100 इंटू 2 बाय 100। सॉरी बच्चों, ठीक है, M2 चाहिए था हमें, तो M2 में जो है 40 आएगा, तो 40 बाय 100 इंटू 1 बाय 100, तो ये 40 बाय 100 इंटू 1 बाय 100, तो थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। तो 40 अपॉन में नीचे 100 है, 100 कट जाएगा, तो 120 प्लस में 40, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन में 160 कैंसिल हो गया, तो 1 बाय 4। तो वो आइटम मशीन बी से आए, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आप 4 बार ट्राई करोगे तो एक बार मशीन बी से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो ग्रुप हैं, वो किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, यानी कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर पहला ग्रुप जीत जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए, और अगर दूसरा ग्रुप जीत जाएगा तो नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए। जैसे कांग्रेस और बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो सड़क बनवा देंगे, हम जीत जाएंगे सड़क बनवा देंगे। अब इसमें आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है वो किसके द्वारा आया है, सेकेंड ग्रुप के द्वारा। तो जो इसमें कॉमन इवेंट है वो है न्यू प्रोडक्ट, यानी कि दोनों ही जो है ग्रुप जो है नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, लेकिन जल्दी कौन करेगा ये डिपेंड करता है उनके जीतने पे। तो ए अगर जीतेगा तो 0.7 और बी अगर जीतेगा तो 0.3। तो अब इसमें जो कॉमन इवेंट हमने ली है लेट ई इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, कि जो नया प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इंट्रोड्यूसिंग। दो कंडीशन है, G1 और G2 मान लिया, ग्रुप फर्स्ट विंस इन कंपटीशन, अगर ग्रुप फर्स्ट जीतता है, G2 डिनोट कर रहा है ग्रुप सेकंड विंस इन कंपटीशन। अब हम यहां लिखते हैं P E बाय G1, तो ये होगा इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट व्हेन G1 ग्रुप फर्स्ट विंस। तो जब ग्रुप फर्स्ट जीतता है तो नया प्रोडक्ट आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट व्हेन G2 ग्रुप सेकंड विंस, अगर ग्रुप सेकंड जीतता है तो वह 0.3। कोरेस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है जो बाय में G1 और G2। तो G1 की प्रोबेबिलिटी यानी कि ग्रुप फर्स्ट विंस इन कंपटीशन, ग्रुप फर्स्ट के जीतने के चांसेस है 0.6 और ग्रुप सेकंड के जीतने के चांसेस है 0.4। इसका टोटल हमेशा 1 आएगा, इसका आपको चेक नहीं करना, ये कुछ भी आ सकता है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय सेकंड ग्रुप। हमें ये चाहिए कि नया प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप ये है, तो आपको इसका अपोजिट चाहिए, देन बाय बेस थ्योरम। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी G2 अपॉन में E, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रुप व्हेन E इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, कि प्रोडक्ट किससे आए, सेकंड ग्रुप से आए, जब जो है सेकंड ग्रुप जीते जब नया प्रोडक्ट आए, तो इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट बाय द सेकंड ग्रुप। तो आपको सेकंड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इक्वल टू जाएगा, जो यहाँ पे आएगा उसका अपोजिट लेके सामने करना है, P G2 इंटू P E बाय G2 अपॉन में P G1 इंटू P E बाय G1 प्लस P G2 इंटू P E बाय G2। ठीक है, ये मिटा सकते हैं हम G2। तो हमें चाहिए कि जो नया प्रोडक्ट आया है वो सेकंड ग्रुप के द्वारा, तो इंपॉर्टेंट हम दे रहे हैं सेकंड ग्रुप को जब नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हो। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.3 अपॉन में 0.6 इंटू 0.7 और 0.4 इंटू 0.3। तो ये हो गया 4 तिया 12 और ये हो गया 7 6 42 और ये हो गया 4 तिया 12। 12 से 12 काट बनते ना, 42 और 12 कितने हो गए 54, 0.54। तो ये आ गया 12 बाय 54। किस पे जाएगा ये 6 आ गया,
6 दूनी 54 होते, चलिए 2 पे काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 14, तो 2/9 यानी कि 9 चांसेस में से 2 बार उसको मौका मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 बुक ले ली मैंने। ये कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई लड़की है, वो एक डाई फेंकती है, अगर उसको 5 या 6 मिलता है तो वो एक सिक्के को 3 बार टॉस करेगी। तो एक सिक्के को 3 बार टॉस करेगी, तो ये मैंने सैंपल स्पेस लिख दिया, एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड, और ये नोट करेगी कि नंबर ऑफ हेड कितने आए हैं। तो अगर डाई पे 5 या 6 आएगा तो वो नंबर ऑफ हेड नोट करेगी, जब वो डाई को कितनी बार सिक्के को कितनी बार करेगी, 3 बार। आगे बढ़िए, इफ सी गेट 1 2 3 और 4, और अगर उसको 1 2 3 4 मिलता है डाई पे, तब वो पॉइंट को एक ही बार उछालेगी, एंड नोट्स वेदर ए हेड और ए टेल इज ऑब्टेन। करेक्ट, ये तो स्टेटमेंट रखिए। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसको ठीक ठीक एक हेड मिलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 ऑन द डाई, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि उसको डाई फेंकनी है, डाई पे 2 ऑप्शन आएंगे, 5 या 6 आ सकता है, 1 2 3 4 लगता है। अगर 5 या 6 आएगा तो सिक्के को 3 बार उछालेगी, और अगर जो है 1 2 3 4 आएगा तो पॉइंट को 1 बार उछालेगी। अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि उसने जो है 1 2 3 4 फेंका था, ठीक है। तो कॉमन इवेंट इसमें हमने मान ली कि सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड। अगर आप ध्यान देखेंगे कि अगर उसको ठीक ठीक एक हेड मिलता है, सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन सी गेट्स 5 और 6 और डाई। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रही है कि जब मेरी डाई पे 5 या 6 आएगा तो मैं सिक्के को 3 बार उछालूंगी। 3 बार उछालने पे एग्जैक्टली 1 है, तो एक केस ये हो जाएगा, एक केस ये हो जाएगा, और एक केस ये हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। अब पीई, सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 है, फिर से एक है, व्हेन A2 सी गेट 1 2 3 4 ऑन डाई। तो जैसा स्टेटमेंट में कहा है कि अगर मेरी डाई पे 1 2 3 या 4 आएगा तो मैं सिक्के को एक ही बार उछालूंगी। एक बार उछालने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, करेक्ट। अब निकालते हैं A1, सी गेट्स 5 और 6 ऑन डाई। डाई पे टोटल 6 होते हैं, 5 और 6 के 2 केस हो गए, तो 2/6। A2 सी गेट 1 2 3 4 ऑन डाई। डाई पे 1 2 3 4 है, 4 केस है, 4/6। इसका टोटल जैसे मैंने कहा 1 आता है, क्योंकि म्यूचुअली और एडजस्ट होती है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए सी थ्रू 1 2 3 4 ऑन डाई, जब उसने क्या किया हो, ठीक ठीक एक वो हेड ऑब्टेन किया, देन बाय बेस थ्योरम। तो डाई पे 1 2 3 4 आए, तो 1 2 3 4 हमने किसको माना, A2, तो हमें चाहिए इसकी अपोजिट। तो जब इसकी अपोजिट चाहिए तो ये हो जाएगा P A2/E। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आएगा P A2 into P। तो इन दोनों को ऊपर लिखना होता है फेवरेबल में, और नीचे जितना टोटल होता है सारा का सारा। तो ये फॉर्मूला लिखने जैसा मैं बार बार हर क्वेश्चन में कह रहा हूं, ये बहुत ही जरूरी होता है। फोर बाय 6 इंटू 1/2 अपॉन में 2/6 इंटू 3/8 और 4/6 इंटू 1/2। तो इसमें थोड़ा सा आंसर सेम नहीं आ रहा, तो चलिए एडजस्ट कर लेना। 4/12 और नीचे हो जाएगा ये 12 बनाया जा सकता है, 2 एकम 2 2 चौक 8, 2 एकम 2 2 चौक 8, 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो ये हो गया 1/8, ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 1/3, तो ये हो गया 1/3। तो ये ऊपर आ गया 1/3, नीचे 3 प्लस में 8 अपॉन में 8 से 24 हो जाएगा ये। तो 1/3 इंटू 24/11, 3 एकम 3 3 8 24, तो ये आ गया 8/11। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 3 ऑपरेटर है जिनका नाम A B C है, वो आइटम प्रोड्यूस करते हैं। एक आइटम सेलेक्ट की जाती है और वो आइटम क्या हो जाती है, डिफेक्टिव हो जाती है। अब ये जानना चाहता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑपरेटर ए ने प्रोड्यूस की हो। तो लेट ये हम ई मानेंगे जो हमने सेलेक्ट किया, ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, राइट। तो आइटम तो आ चुकी है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये आइटम जो प्रोड्यूस हुई है
वो ऑपरेटर ए से हुई है। तो अब तीन कंडीशन मान ली, A1, A2, A3। A1 रिटर्न कर रहा है आइटम वाज प्रोड्यूस बाय ऑपरेटर ए, A2 आइटम वाज प्रोड्यूस बाय ऑपरेटर बी एंड A3 आइटम वाज प्रोड्यूस बाय ऑपरेटर सी। अब ये कॉमन इवेंट तीनों के साथ अगर करेगी, यानी कि डिफेक्टिव आइटम तीनों ही बना सकते हैं। तो P E by A1 मीनिंग E A defective item is produced when, ये कंडीशन होती है A1 आइटम वाज प्रोड्यूस बाय ऑपरेटर ए। तो जो ऑपरेटर ए है वो 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/100। आइटम इज डिफेक्टिव, आइटम डिफेक्टिव होती है जब ये किससे प्रोड्यूस की जाती है, ऑपरेटर बी से। तो ये 5%, 5/100। सिमिलरली आइटम वाज प्रोड्यूस बाय ऑपरेटर 3 यानी सी, तो वह 7%, 7/100। अब इसके बाद सामने कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी जो बाइंग होगी, A1, A2, A3 यानी जो कॉमन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 आइटम वाज प्रोड्यूस बाय ऑपरेटर हो, यहां पे डिफेक्टिव ने पूछा, यहां पे पूछा आइटम, तो आइटम सारी की सारी आइटम। तो जो ए है वो 50% आइटम बनाता है, जो ऑपरेटर बी है यानी A2 माना वो 30% बनाता है, और जो ऑपरेटर सी है वो 20%। इनका टोटल जैसे मैंने कहा हमेशा 1 आएगा। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, एक आइटम चुन ली और वो क्या पाई गई, डिफेक्टिव पाई गई। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो जो डिफेक्टिव आइटम आई है वो ऑपरेटर ए ने बनाई है। तो हम जो है दोस्त देना चाहते हैं कि ऑपरेटर ए भी, तो इसका आपको क्या करना है, अपोजिट करना है। देन बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लीजिए, इसका अपोजिट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी A1 अपॉन में ई। तो इन दोनों को आपको सामने रखना है, तो ये फेवरेबल में आएंगी, मल्टीप्लाई कर देना इनको। तो A1 इंटू प्रोबेबिलिटी E बाय A1, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं खोलना आपको, और नीचे से भी का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो P A1 इंटू P E बाय A1। तो क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं मतलब लिखने में। A2 इंटू P E बाय A2, और ये P A3 इंटू E बाय A3, इसको भी आप सही कर लो, निकाल सकते हैं 8। तो ये हो जाएगा भाई 50/100 इंटू 1/100, ठीक। और नीचे भी यही आ जाएगा 50/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको आप खुद ही ठीक कर लिया करो। 5/100, 20/100 इंटू 7/100। तो 100 इंटू 100 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। 50 अपॉन में 50 प्लस 150 प्लस में 140, तो ये हो गया 200। तो 50 अपॉन में 340, 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 अपॉन में 34। यानी कि अगर हम जो है 34 टाइम्स ट्राई करेंगे तो 5 बार जो है प्रोबेबिलिटी है कि वो आइटम ऑपरेटर ए से निकले। तो कम है काफी, क्योंकि ऑपरेटर ए कम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड लॉस्ट हो गया, ठीक है। ध्यान दें 52 में से एक लॉस्ट हो गया, तो जब हमारे पास लॉस्ट हुआ उस समय टोटल 52 थे। अब उसके बाद हमने 2 कार्ड निकाल लिए, क्योंकि हमने 2 कार्ड निकाल लिए तो हम यूज करेंगे एनसीआर, और वो दोनों क्या पाए गए, डायमंड पाए गए। क्या पाए गए, वो डायमंड। तो ये हमारी कॉमन इवेंट हो जाएगी, बोथ कार्ड्स आर फाउंड टू बी डायमंड्स। तो इसको हमने ए से नोट कर दिया, डायमंड टोटल 13 कार्ड होते हैं। अब ये जानना चाहता है कि दोनों कार्ड तो डायमंड आ गए, अब ये जानना चाहता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी जो कार्ड गुम हुआ, जो कार्ड गुम हुआ वो भी क्या हो, डायमंड हो। तो पहले एक कार्ड गुम हुआ, फिर उसमें से हमने 2 कार्ड निकाल लिए थे। जब गुम होने के बाद हमने 2 कार्ड निकाले तो उसमें 51 कार्ड थे। तो 2 कार्ड जो निकले वो किसमें से निकले, 51 में से निकले। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अब वो जो है ये जानना चाहता है कि जो कार्ड गुम हुआ वो क्या हो, डायमंड हो, राइट। तो ध्यान से देखिए, ई बोथ कार्ड्स आर डायमंड्स। इसमें 4 केस बन सकते थे, आप 2 बनाइए। L1 लॉस्ट कार्ड वाज डायमंड, L2 लॉस्ट कार्ड वाज नॉट डायमंड, करेक्ट। अब यहां पे जैसे हमने कहा एनसीआर यूज करना है, तो अपॉन में L1 तो हम L1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, L2 तो L2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। L1 लॉस्ट कार्ड वाज डायमंड, जैसे मैंने बता रखा है डायमंड 13 होते हैं, तो जब कार्ड गुम हुआ तो उस समय 52 थे, तो 13 अपॉन में 52, तो ये कैंसिल होके आ जाएंगे 1/4। L2 लॉस्ट कार्ड डायमंड ना हो
तो वो हो जाएंगे 39/52 यानी कि 3/4। अब पहले मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, बी केयरफुल। अब यहां पे जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो दो कार्ड निकाल रहे 51 में से, तो नीचे तो आएगा आपके पास 51C2, क्या आएगा 51C2 ई। बोथ कार्ड्स आर डायमंड, दोनों कार्ड डायमंड आए। व्हेन लॉस्ट कार्ड वाज नॉट डायमंड। अब क्या है, जो कार्ड गुम हुआ वो डायमंड नहीं था, इसलिए डायमंड हमारे गड्डी में जो है पूरे 13 रहेंगे। अब उन 13 में से ई बोथ कार्ड डायमंड, तो उन 13 में से 2 डायमंड आएंगे, तो ये यहां पे हो जाएगा 13C2। अब हम इसमें जो है फैक्टोरियल खोलते हैं और इधर आइए फैक्टोरियल 2 मिनट बाद। बोथ कार्ड्स आर डायमंड, दोनों कार्ड डायमंड हो। व्हेन L1 लॉस्ट कार्ड वाज डायमंड। अब क्या हुआ, जो कार्ड गुम हुआ वो भी डायमंड था और जो आ रहा है वो भी डायमंड था। तो डायमंड हमारे पास 13 थे, 13 में से एक गुम हो गए, कितने बचे 12। अब जो 2 कार्ड हमारे निकलेंगे वो 13 में से ना आके कितने में से आएंगे 12 में से आएंगे। तो ये हो जाएगा 12C2 अपॉन में 51C2। चलिए फैक्टोरियल खोलिए ध्यान से। तो 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन में 51 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 इंटू 11 और नीचे हो जाएगा 51 इंटू 48। ठीक है, सॉरी 51 इंटू 50, 2 से काटिए, ये 6 हो गया, ये 25 हो गया, ये 3 पे कट जाता है, 3 दूनी 6 और ये आ जाते हैं 13। तो ये 11 दूनी कितना हो गया 22, 22। 25 को 13 से करोगे तो 13 पंजे 65, ठीक है जी, 6 बच गए, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितने हो गए भाई, सॉरी ये कितने बचेंगे 13 नहीं बचेंगे, ये 17 बचेंगे, 17 राइट। तो दोबारा करते हैं, तो 17 को 25 से गुना करते हैं या 25 को 7 से, 25 7 175 बच गए 17, 25 से कम 25, 25 और 17 42, तो ये हो गए 425। तो ये आपके पास आ जाएगा 22 अपॉन में 425। ये ठीक कर लेना भाई, ठीक है 13 पे जाएगा ये। यहां पे ओपन करते हैं तो ये आएगा 13 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल अपॉन में 51 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 13 इंटू 12, 11 से 11 कट जाएगा, 51 इंटू 50। यहां पे वही काम करते हैं, तो ये 6 पे गया और ये हो गए 25, ये 2 पे गया, 13 पे पहाड़ में रह गया था, तो ये 3 दूनी 6 और ये आ गए 17, तो 13 दूनी 26, 26 अपॉन में 425 राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं बाय बेस थ्योरम। बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो चाहिए कि जो कार्ड गुम हुआ है वो भी क्या हो डायमंड हो, इसकी चाहिए। तो ये आपको ऊपर रखना पड़ेगा, तो इसको जो है आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी अपोजिट कर दीजिए L1 अपॉन में ई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो ज्यादा दूर पहुंची है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 22 ओवर 425 अपॉन में 1/4 इंटू 22 ओवर 425 प्लस में 3/4 इंटू 26 ओवर 425। तो 425 425 425 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 22 और नीचे आ जाएगा 22 प्लस में 3 6 18 3 2 6 78। तो ये आपके पास आ गया 22 अपॉन में 80, 100 आ गए। तो जो सोल्व हो गया कितना आ जाएगा 11 अपॉन में 50। तो ये आपका इसका आंसर मिल गया। तो छोटी सी मिस्टेक होगी इसको ठीक कर लेना राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्चुअली और लोस्ट कार्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं लोस्ट वाले, वो आपके बेस थ्योरम में जाते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। यहाँ पे ए पर्सन है क्योंकि वो सच बोलता है, तो ए सच बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है। एक कॉइन को टॉस कर दिया जाता है। अब क्या होता है, ए रिपोर्ट दैट ए हैड अपीयर। ए आपको इन्फॉर्म करता है कि क्या आया है, हैड आया है। अब जानना चाहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज ए हैड। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सचमुच क्या आया हो, सिक्के पे हैड आया हो। तो ये यहाँ पे कॉमन इवेंट ई, ए रिपोर्ट दैट ए हैड अपीयर। भले हैड आए या ना आए, लेकिन वो जो हमें इन्फॉर्म करता है वो ये है कि हैड आता है।
अब दो सिचुएशन हो सकती है। H1 द कॉइन शो एक्चुअली हेड, कॉइन पे सचमुच हेड आया। H2 द कॉइन डज नॉट शो एक्चुअली हेड, कॉइन पे सचमुच हेड ना आया हो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, राइट। अब यहां पे जो कुछ भी है E/H1, A रिपोर्ट दैट A हेड अपीयर, A रिपोर्ट करता है कि हेड आता है when the coin show actually a head। अब क्या हुआ, हेड, कॉइन पे हेड आया और A ने रिपोर्ट दी कि हेड आया। इसका मतलब दोनों बातें सही है, कॉइन पे भी हेड है और A की रिपोर्ट भी हेड है। तो इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी A स्पीक्स ट्रूथ। अब हेड और टेल से कुछ लेना नहीं है, यहां भी ये है कि हेड आया और उसने रिपोर्ट दी कि हेड आया, तो इसका मतलब हो गया वो सच बोल रहा है। और उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, 4/5, करेक्ट। तो A रिपोर्ट दैट he had appeared when the coin actually show a head, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5, क्योंकि A speak truth, A क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है। E/H2 ध्यान से देखिए, A रिपोर्ट दैट A had appeared, A रिपोर्ट करता है कि हेड आता है when H2 the coin does not show actually head। अब सिक्के पे हेड नहीं आया, लेकिन A रिपोर्ट कर रहा है कि सिक्के पे क्या आया, हेड आया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज में ये हो गया A स्पीक्स अ लाई, वो झूठ बोल रहा है। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी इसमें से 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 1/5। अब वो जानना चाहता है राइटर कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिक्के पे सचमुच हेड आया हो, द कॉइन शो एक्चुअली हेड, तो वो ये हो गया। तो आपको इसकी क्या चाहिए, अपोजिट प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बाय बेस थ्योरम, तो ना समझ में आए तो एक बार दोबारा वीडियो को देख लो, ठीक है, तो क्या पता है, राइट। फिर भी ना आए तो भी कुछ नहीं कर सकते। H1/E ये चाहिए, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। जहां जहां लैंग्वेज आती है वहां पे समझाना थोड़ा सा लोगों को, बच्चों को मुश्किल हो जाता है। तो उसका इलाज यही है कि आप बार बार पढ़ो और स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। राइट, तो 1/2 इंटू 4/5 अपॉन में 1/2 इंटू 4/5 इंटू 1/5, 5 कट जाएगा, तो 4 प्लस में 4 + 1 यानी कि ये 4/5 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नंबर वाले हैं तो आ सकते हैं। ये कहता है इफ A सबसेट है B का, राइट, तो ये प्रॉपर्टी होती है सेट की कि अगर A B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B निकालोगे, A और B में कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, A आएगा। पूरा मैथ सेट की लैंग्वेज में आ गया, तो प्रोबेबिलिटी भी सेट में ही है। तो A इंटरसेक्शन B A होता है अगर A B का सबसेट होता है। अब P A/B, तो ये अगर हम खोलेंगे तो ये आएगा P A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B A है तो इसके A लिख दीजिए, तो यहां से आंसर आ रहा है PA अपॉन में PB, जबकि राइटर ने दे रखा है कि PB अपॉन में PA। तो इसकी जो स्टेटमेंट है फर्स्ट पार्ट, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हमारा A/B आ रहा है और इसमें क्या दे रखा है, PB/A, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड केस में PA/B लेस देन होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो क्योंकि इक्वल टू नहीं है, साथ ही चले, तो PA/B ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। तो P A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B लेस देन इक्वल टू PA, क्योंकि A इंटरसेक्शन B A के इक्वल है, तो ये आपके पास हो जाएगा PA अपॉन में PB लेस देन इक्वल टू PA। PA से PA आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 लेस देन P इक्वल टू, सॉरी। तो अब ये कह रहा है कि जो 1 है वो लेस देन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B से, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/4 भी हो गई, तो 1 जो है 1/4 से छोटा तो होता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स दी जाएगी, ठीक है। 20 के बाद C में आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू PA, तो यहां भी सोल्व होगा तो वही चीज आएगी PA अपॉन में PB, तो ये मैं 2 बार सोल्व कर चुका हूं, यहां से देख लो, ग्रेटर देन PA, PA से PA कट गया, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू PB, ये इधर चला गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B के जो आंसर है
वो 0 और 1 के क्या आएंगे, बीच में आएंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा, राइट। तो ये तो हमेशा 1 से क्या रहेगा, कम, और ये हमेशा क्या रहेगा, बड़ा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आपको सी वाले पार्ट पे करेक्शन कर देनी है, इनमें आप समझ लेना। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं लास्ट में कराता हूँ। ये बेस थ्योरम का नहीं है, लेकिन इसमें लिखने का फॉर्मेट आप बेस थ्योरम का यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं ऑर्डिनरी करा रहा हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट से। ये कहते हैं एन अर्न, अर्न मतलब होता है बॉक्स। तो कोई अर्न है, उसके अंदर 5 रेड है और 5 ब्लैक है, तो टोटल 10 बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। एक बॉल निकाली, एनसीआर नहीं लगाएंगे, इसका कलर नोट किया, रेड है या ब्लैक है। एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और इसको हमने अर्न में दोबारा डाल दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया विद रिप्लेसमेंट। एक बॉल निकाली, कलर देखा और बैग में रख दिया। मोर ओवर, इसके आगे 2 additional balls of the color drawn are put in the urn। अब हमने क्या किया, 2 additional balls of the color drawn, जिस कलर की बॉल निकली थी उसी कलर की 2 additional बॉल डाल दी। यानी कि अगर रेड निकली थी तो 2 रेड डाल दी, ब्लैक निकली थी तो 2 ब्लैक डाल दी, कल को ग्रीन होती तो 2 ग्रीन डाल देती। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, जब ये 2 बॉलें डाल दी उसके बाद 5 और 5 10 और 2 12 हो गई। 12 होने के बाद हमने क्या किया, एक बॉल रैंडमली निकाल ली, कोई सी निकल सकती थी। अब ये जानना चाहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि जो सेकंड बॉल आए वो क्या आए, रेड आए। करेक्ट, बी केयरफुल। विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, तो मैं इसको जो है इंडिपेंडेंट के तरीके से करा रहा हूं। इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग, राइट। बेस थ्योरम का लिखने का फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन वो मैंने कराया नहीं आपको यहाँ पे। अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, सिंपल सी बात है, सेकंड ब्राउन बॉल इज रेड। तो सेकंड जो हमने बॉल निकाली, 2 एक्स्ट्रा बॉल डालने के बाद निकाली, सेकंड बॉल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। फर्स्ट रेड हो, फर्स्ट के बारे में उसने कुछ नहीं कहा है। तो सेकंड बॉल रेड आए तो ये R2 और ये हमने R2 लिख दी, इसका मतलब सेकंड रेड है। फर्स्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो फर्स्ट हमारी रेड भी हो सकती है और फर्स्ट ब्लैक भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे 2 केस हो जाएंगे, फर्स्ट रेड या जो है फर्स्ट ब्लैक। तो जैसे मैंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट का केस हो गया और यहाँ का केस हो गया, तो यहाँ पे केस बन गया कि पहली रेड आए एंड दूसरी रेड आए, या पहली ब्लैक आए और दूसरी रेड आए। अगर तीसरा कलर होता तो वो भी आ जाता है, तो 3 केस बन जाते। तो पहली रेड आए, क्योंकि पहली रेड है उसमें हमने कुछ नहीं किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10। मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि ऐड हुआ, पहले हमने एक बॉल निकाली, फिर रख दी, फिर दूसरी बॉल निकाली, अब सेकंड रेड आए। तो जब ये सेकंड रेड आएगी तो इसके अंदर 2 रेड बढ़ जाएगी। तो पहले 10 थी, अब हो गई 12 और रेड हो गई 7, तो 7/12 प्लस पहली ब्लैक आए। तो जब ये पहली ब्लैक आएगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10। अब पहली तो ब्लैक आई तो हमने क्या किया, इसके अंदर 2 ब्लैक डाल दी, तो ब्लैक बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे ब्लैक बढ़ जाएगी और रेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब ब्लैक बढ़ गई, मगर निकालनी आपको रेड है, क्या निकालनी है, रेड। तो रेड आपके पास 5 ही रहेगी, बट टोटल 12 हो जाएगा, 5/12। तो ये हो जाएगा 35/120 और ये हो जाएगा 25/120। तो ये हो जाएगा 60/120, यानी कि 1/2। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 13.3 बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, राइट। ये फिनिश होती है, इसका होमवर्क कर लेना 1 से लेके 14 तक जितना भी है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे केस स्टडी में भी आ सकते हैं आपके। तो प्लीज डू इट। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, राइट। बाय, फिर मिलते किसी और वीडियो।